हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पीपल यानी कि इंसान एक रिसोर्स कैसे हैं और क्यों है और इनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज ए इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। मतलब पॉपुलेशन ऐसे तो कोई यूज की नहीं है, लेकिन उस पॉपुलेशन पे अगर आप उसको ह्यूमन कैपिटल बनाना चाहते हो, उसे यूज़फुल बनाना चाहते हो, उसे प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, तो उस पर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उस पर खर्चा करना पड़ता है। अब वो खर्चा कैसे होता है? एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, मेडिकल केयर पे, ठीक है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम। मतलब ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक स्टॉक है इंसानों का जिसमें अच्छी स्किल्स हो, अच्छे नॉलेज हो, प्रोडक्टिव, और वो फिट हो। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन तो आपको यहाँ मिल भी गई कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, राइट। अब देखो, पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड लायबिलिटीज। पीपल एज रिसोर्स का मतलब है कि उस इंसान के पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स है और एबिलिटीज है उसके दम पर, ठीक है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन, देखो जैसे कि बाकी के नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं ना, जैसे कि कोल है, एयर है, वाटर है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ नेचुरल रिसोर्स है। उसी तरह ह्यूमन भी एक तरह का रिसोर्स है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन। मतलब अगर आपके पास बहुत लंबी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कब? जब वो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल हो, आपने उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे, उसके ट्रेनिंग पे, स्किल्स डेवलपमेंट पे अच्छी मेहनत करी हो तब। लेकिन अगर आपने उन सब पे काम नहीं किया है तो वो क्या करेंगे? वो सिर्फ बैठ कर खाएंगे और वो आपको एक निगेटिव इम्पैक्ट देंगे। मान लो कि एक घर में 5 लोग हैं, पांचों लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और अच्छा का नॉलेज है, अच्छी स्किल है, पांचों लोग अलग अलग जगह कमाते हैं, ठीक है। सबकी सैलरी कम है, मान लो 300 रुपीज़ है पर डे, तो 6 लोग हैं 1800 कमा कर आते हैं। लेकिन मान लो एक घर में सिर्फ 2 लोग हैं जो एजुकेटेड है, एक आदमी है जो कि बीमार है, और बाकी के 3 लोग हैं जो कि एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं और उतना अच्छे नहीं है, मतलब स्किल्स नहीं है। तो देखो क्या होगा कि 2 लोग जो अच्छे हैं उनको 300 की सैलरी मिल रही है, तो टोटल होगा 600। एक आदमी अनहेल्दी है तो वो खा जाएगा 50 रुपीज़ का मेडिसिन, ठीक है। अब ये 3 लोग जो अनएम्प्लॉयड है, इन 3 लोगों को पैसे मिल नहीं रहे और इन 3 लोगों को भी 50 रुपीज़ की पॉकेट मनी लगेगी, तो 150 रुपीज़। तो इनकम हो जाएगी सीधे आधी से भी कम और खर्चे हो जाएंगे 2 गुने। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाती है। और सेम यही रूल आपके पूरे देश पर भी अप्लाइड होगा, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको किन किन चीज़ों पे खर्चा करना पड़ेगा? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तब आप ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज कर सकते हो। तो याद रखिएगा, ठीक है। जब आप किसी ह्यूमन रिसोर्स की अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो क्या करता है? वो ज़्यादा पैसे कमा पाता है, ठीक है, ज़्यादा बेटर लाइफस्टाइल मतलब मैनेज कर पाता है। अब देखो, अगर कोई पॉपुलेशन काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ बैठकर मान लो शराब पी रही है, दारू पी रही है, घर का खर्चा बढ़ा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो आपके लिए एक बर्डन हो जाएगी, बोझ बन जाएगी आपके ऊपर। लेकिन अगर वही मान लो कि रोज़ का 1000 रुपया कमा कर लेकर आ रही है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक इनकम का सोर्स हो जाएगी, वो एक आपके लिए बेनिफिट्स हो जाएगा। तो वो पॉपुलेशन
जो एजुकेटेड है, जो अच्छी तरह स्किल्ड है, वो आपके ऊपर बर्डन नहीं है। बल्कि पॉपुलेशन को कभी भी बर्डन नहीं बनना चाहिए, इसको हमेशा प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्टिव होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल बनना चाहिए उसको। ठीक है, देखो अगर एक इंसान ज़्यादा एजुकेटेड है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो सिर्फ उसी को फ़ायदा नहीं है, उसको सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है, उससे सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, more educated or healthiest population spread to those also who themselves were not indirectly educated or given health care। तो जो लोग अनहेल्थ मतलब ज़्यादा हेल्दी नहीं है, उनको भी, जो लोग बहुत कम कमा रहे हैं उनको भी कमाने का मौका मिलता है अगर उस जगह पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो। ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own। मान लो कि आपके पास ज़मीन है, ठीक है, लैंड भी है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस पैसे को कैसे यूज करना है, तो वो पैसा ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, आप खा पी कर ख़त्म कर दोगे। लेकिन एक इंसान है जो बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो जानता है कि कितना रुपया इस बिज़नेस में लगाना है, ये बिज़नेस चलेगा कि नहीं, कितना रुपया हमें बैंक में सेव करके रखना है बुरे दिनों के लिए, कितना रुपया हमें दूसरी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक अच्छा नॉलेज पूरी सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट करता है। अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रेदर देन एसेट्स। मतलब जब तक एक मतलब भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत लंबे समय तक सिर्फ एक लाइबिलिटी बनकर रह गई, एसेट नहीं बन पाई। लाइबिलिटी मतलब लेन देन, ठीक है, और एसेट्स मतलब संपत्ति। तो संपत्ति तब होगी ना जब वो एजुकेटेड होगी, रिच होगी, अदरवाइज वो लाइबिलिटी क्यों बन जाएगी, क्योंकि वो कमा तो रही नहीं है, आपको सिर्फ इसको देते रहना पड़ेगा। लाइबिलिटी को हमेशा आपको पे करना पड़ता है, तो आपको हमेशा ये कहेगा कि भैया आज हमने कुछ कमाया नहीं है, 50 रुपये दो ना, घूमने जाना है, 50 रुपये दो ना, मूवी देखना है, 50 रुपये दो ना, आज चाट पकौड़ी खाना है। ठीक है, 50 रुपये दो, आज टी शर्ट नहीं है, 50 रुपये दो, आज तबीयत ख़राब है। हर चीज़ के लिए इसको पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एसेट्स नहीं बन पाते हो। ऊपर दो स्टोरीज दी गई हैं, मैं स्टोरीज में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक में एक शकल है, जो कि शकल नाम का इंसान है जो कि स्कूल जा रहा है और विलास जो है वो नहीं जाता है। तो शकल क्या है, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, ठीक है, और उसको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो डॉक्टर के पास फटाफट से जाए। जबकि विलास जो है वो एक मरीज़ है, पेशेंट का मतलब मरीज़ है ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, जिससे कि वो बहुत अच्छी तरह नहीं चल फिर पाता है, अच्छा फुर्ती नहीं दिखा पाता है, तो वो हमेशा डॉक्टर के पास दौड़ता रहता है। तो किसके कौन हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है, जो स्कूल जा रहा है। क्यों वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उसको पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ये चीज़ें हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं कि आपको समय समय पर नाखून काटना चाहिए, रोज़ स्नान करना चाहिए, राइट। तो ऐसी चीज़ों से आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। विलास स्कूल जा नहीं रहा है तो उसकी हेल्थ बुरी हो रही है धीरे धीरे। शकल एक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। शकल स्कूल जा रहा था और धीरे धीरे उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया। शकल फाउंड अ जॉब इन प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यूड द सेम वर्क एज हिज मदर। मतलब शकल को कंप्यूटर इंजीनियर बन गया तो उसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई, और विलास की माँ जो काम करती थी, विलास भी वही काम कर रहा था। ही अर्न अ मीअगर इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट फैमिली। मतलब एकदम थोड़ी सी इनकम होती थी जिससे कि वो अपनी माँ को बस सपोर्ट कर सकता था थोड़ा सा। इन द केस ऑफ शकल एवरी ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लीडर। ठीक है, दिस एनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, एक तो फ्रेंड था जो कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, अच्छे पैसे कमा रहा है,
तो अच्छे पैसे जो कमाएगा वही ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएगा, वो गाड़ियाँ खरीदेगा, वो बिल्डिंग्स बनाएगा, है ना। वो तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। लेकिन यहीं इनका जो फ्रेंड है इस महाशय का, ये तो पढ़े लिखे ही नहीं है, देखो, कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, हेल्थ केयर भी अच्छा नहीं है। तो ये क्या होता है कि इनकी जो स्पेंडिंग है ये बहुत कम पैसा खर्च कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये माँ के साथ मछलियाँ बेचते हैं, राइट। कुछ छोटे मोटे काम कर लेते हैं, लेकिन उनकी अनस्किल्ड की वजह से, उनके पास कोई स्किल नहीं है, इसीलिए वो माँ की तरह ही लेबरर्स पे पाते हैं, यानी कि लेबरर्स को जो पैसे मिलते हैं वो उन्हें मिलता है। अब इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में किया जाए कैन गिव हाई रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। मतलब एक बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो, मेडिकल केयर दे रहे हो, तो उसका कैसे फ़ायदा होता है। अभी आपने देखा कि एक बच्चा जो स्कूल जा रहा था वो कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, अब वो गाड़ी खरीद सकता है, राइट। तो ये फ़ायदा ही है ना। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of high earning and greater contribution to the society। अब एक इंसान जो पढ़ा लिखा है, जो अच्छे पैसे कमा रहा है, वो चोरी करेगा, या एक इंसान जो बहुत कम पैसे कमा रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चोरी करेगा, मुझे बताओ। तो अगर चोरी नहीं करेगा, डाका नहीं डालेगा, तो ये जो पढ़ा लिखा इंसान है ये एक अच्छी सोसाइटी बनाएगा। क्या बनाएगा? एक अच्छी सोसाइटी बनाएगा। लेकिन ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये दारू पिएगा, गुटखा खाएगा, उल्टी फुल्टी बातें करेगा, तो ये क्या करेगा? एक गलत समाज को क्रिएट करेगा, बुरी सोसाइटी को क्रिएट करेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार किसी स्कूल पे, किसी चीज़ पे अगर वो फंडिंग कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो एक बच्चे पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी पढ़ाई पर, उसके हेल्थ पर, तो वो बड़े होकर आपको क्या करता है? वापस वो पैसा ज़्यादा हाई रेट पे रिटर्न करता है। वो अच्छी सैलरी कमा कर देता है, आपको सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, राइट। वो सोसाइटी में अच्छे से रहता है, सोसाइटी में लोगों की मदद करता है। जबकि एक पढ़ा लिखा अगर कोई नहीं है तो वो सोसाइटी को कैसे हेल्प करेगा? वो तो ऑलरेडी खुद परेशान है, राइट। वो सोसाइटी को सिर्फ परेशान कर सकता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन द एजुकेशन टू देयर चाइल्ड। जो जिन बच्चों के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे और भी ज़्यादा चिंतित रहते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्योंकि वो जानते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ा लिखा रहेगा तो वो पैसे कमा नहीं पाएगा, अच्छे से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, राइट। उनको अच्छी तरह पता है कि कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना न्यूट्रिशन है, कौन सा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। नाखून समय पे काटो, नहाओ समय से, ठीक है। गंदे जगह पे मत जाओ, गंदे नाले में, मतलब गंदे कुएं में मत नहाओ। ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मेंटेन करनी होती है। तो जो एजुकेटेड इंसान होता है वो ये बातें समझ जाता है। The accordingly look after their children's need for education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in the case. अब देखते हैं आगे। इन कॉन्ट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स हु देमसेल्फ अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन। मान लो कि एक पेरेंट्स है जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो उसे खुद पता नहीं है कि साफ़ सुथरा रहने से क्या फ़ायदा होता है, हाइजीन क्या कहलाता है, ठीक है। तो वो खुद गंदा रहता है, जहाँ मन वहीं बैठ गए, जहाँ मन वहीं लेट गए, ठीक है। जैसे तैसे खाना खा लिया, हाँ बिना हाथ धोए खाना खा लिया, 10 दिन पे 5 दिन पे नहा रहे हैं। तो ये क्या करता है? कीप देयर चिल्ड्रन इन सिमिलर डिश। ऐसे में उनके बच्चों को भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी बीमारियां भी होने लगती हैं, ठीक है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान के लोगों ने जापान के पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल, उनके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वहाँ ज़्यादातर आपने देखा होगा पहले तो बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आती थी, भूकंप भी आते थे। ऊपर से बेचारों के ऊपर अमेरिका ने नागासाकी के और हिरोशिमा में 2 परमाणु बम भी गिरा दिए थे, आपको पता होगा। फिर भी ये कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और अमीर है, ठीक है। क्योंकि दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर। ये जो इनको, इनकी देश को जिस चीज़ की
मतलब ज़रूरत हो वो दूसरे देशों से खरीद सकते हैं। दे हैव इन्वेस्टेड इन पीपल, इन लोगों ने अपने इंसानों के ऊपर अच्छा पैसा खर्च किया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। These people have made efficient use of the resources like land and capital। और जब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो अच्छी तरह यूज करना जानते हैं जो भी रिसोर्स उनके पास है। अगर उनके पास लैंड है, कैपिटल है, तो वो अच्छा यूज करना जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक पढ़ा लिखा आदमी है तो उसे अच्छी तरह पता है कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो कितना रुपया मुझे एक कंपनी में लगाना है, कितना रुपया दूसरी कंपनी में लगाना है, कितना रुपया बैंक में सेविंग करके रखनी है, कितना रुपया मुझे पॉकेट में रखना है ताकि मैं एक बिजनेस को अच्छे से रन कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें एक एजुकेटेड इंसान कर सकता है जिसके ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई हो, राइट। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पहले समझ लेते हैं ताकि हम आगे पूरा समझ पाएँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको कुछ अर्निंग दे, ठीक है, अर्निंग दे। चलो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आपने क्या किया कि 10 लोगों को पानी पिलाया, ठीक है, 10 लोगों को पानी पिलाया आपने अपने घर में, 10 लोगों को पानी पिलाया, तो कोई पैसा देगा? नहीं देगा। लेकिन आप होटल में अगर 10 लोगों को पानी पिलाते हो तो आपको होटल का ओनर आपको पैसे देगा। तो जो घर पे पानी पिलाने की एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो सोशल एक्टिविटी तो आप कह सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी होटल में पानी पिलाया है तो आपको उसके बदले क्या मिल रहा है? अर्निंग मिल रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हर वो एक एक्टिविटी जो आपको पैसे ला कर देती है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भागों में से सबसे पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर्स में हमेशा ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो डायरेक्ट हो, जैसे कि हमने गाय से दूध निकाला और बेच दिया, ठीक है, गाय से दूध निकाला और बेच दिया, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे कि हमने खेती की तो एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। फॉरेस्ट्री मतलब आपने किसी चीज़ की खेती की, मान लो फल उगा दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। आप मतलब एनिमल हस्बेंड्री मतलब आप किसी एनिमल को पाल रहे हो या फिर फिशिंग कर रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो, ठीक है, ऐसी कोई भी काम कर रहे हो, माइनिंग है और क्वेरिंग है, ये सारी चीज़ें क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर क्यों है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल क्या है? प्राइमरी सेक्टर से आएगा। अब इसका एक एग्जांपल समझो कि गन्ना उगाना, गन्ना जो है वो एक किसान अपने फील्ड में उगा रहा है, वो क्या उगा रहा है? गन्ना उगा रहा है इस फील्ड में, तो ये किसान का प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। अब इससे चीनी बनेगी, गुड़ बनेगा, और ये कौन बनाएगा? ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी बनाएगी, कंपनी बनाएगी। तो इसके लिए ये सेकेंडरी हो गया क्योंकि ये प्राइमरी पे डिपेंड है। अगर गन्ना ही नहीं किसान उगाएगा तो चीनी बनेगी? संभव ही नहीं है, ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी अगर इसको गन्ना ना मिले। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं हो तो आपको प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाएगा, और अगर आप प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंड हो तो आपको सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाएगा, और अगर आप सेकेंडरी एक्टिविटी पे डिपेंड हो तो आपको टर्शियरी कहा जाएगा। अब सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर कौन डिपेंड रहता है? मान लो कि हमने एक फैक्ट्री खोली जो गन्ने का शुगर और वो बनाती है, गुड़ बनाती है, ठीक है, जैगरी बनाती है। तो अब क्या होगा कि हमने फैक्ट्री खोल दी, तो फैक्ट्री में क्या होंगे? ढेर सारे, फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ भी तो होंगे, ढेर सारे लोग काम करेंगे। एम्प्लॉयज़ होंगे
तो इनको लेकर आने जाने के लिए मान लो आपको बस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन सबको सैलरी देने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत होगी, राइट। तो आपका बस का जो ड्राइवर है, जो मैनेजर है, जो अकाउंटेंट है, ये लोग क्या हैं? ये लोग टर्शियरी सर्विस में हैं, ठीक है। देखो सेकेंडरी सेक्टर पे ट्रेड यानी कि व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म और सर्विसेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा आते हैं। आप प्लीज़ ये नोट करके रखिएगा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या होता है, सेकेंडरी सेक्शन में क्या क्या होता है और थर्ड टर्शरी में क्या क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी है, ठीक है। और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विस, ये सब टर्शरी है। टर्शरी मतलब थर्ड लेवल। आपको अभी एक वो एग्ज़ाम्पल याद रखो, बस वो चीनी और गुड़ के मिल वाली एग्ज़ाम्पल याद रखो कि सबसे पहले बनेगा खेत में गन्ना उगेगा, तो भैया जो फार्मर है वो क्या हो गया, प्राइमरी। अब ये गन्ना बेचेगा फैक्ट्री को, ठीक है, फैक्ट्री के मालिक हो गए सेकेंडरी। अब जब गन्ना मिल जाएगा तो इनको एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, एक बस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें हो गई टर्शियरी। पहले फार्मर, उसके बाद फार्मर के फैक्ट्री, ठीक है, और थर्ड पे ये सारी चीज़ें, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ये एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, एक मार्केट इकोनॉमिक एज नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेमनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म, ठीक है, मतलब आप मार्केट में कुछ भी बेच रहे हो और उसके बदले आपको रेमनरेशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, टू एनीवन हु परफॉर्म। एक्टिविटी परफॉर्म टू पे और प्रॉफिट, कोई भी ऐसा एक्टिविटी, मान लो आप सेलिंग कर रहे हो, मान लो आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो, ऐसी चीज़ें। These include production of goods or services, including government services. Non-market activities are the production of self-consumption. Non-market activities मतलब हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हम खुद यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका भी अब एग्जाम्पल देंगे, डोंट वरी। देखो यहाँ देखो, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। मैन और वुमेन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है एक फैमिली में, ठीक है। और महिलाओं को नॉर्मली क्या कहा जाता है कि आप घर संभालो, हम कमा कर ला रहे हैं, ठीक है। तो वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, यानी कि वो घर के कामों में ज़्यादातर ध्यान देती हैं, और मेंस जो हैं वो वर्क करते हैं फील्ड में। फील्ड का मतलब ये नहीं है कि मतलब ग्राउंड पे काम करना, वो बाहर जाकर घर के बाहर कहीं भी काम करें तो एज ए फील्ड ही कहा गया है। शकल की मदर क्या करती थी? शकल्स मदर शीला कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन होता है, कपड़े धोती थी, घर साफ करती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। तो क्या ये एक्टिविटी मार्केट एक्टिविटीज़ हैं? नहीं। शकल्स फादर बूटा कल्टिवेट्स देयर फील्ड, मतलब वो अपने खेतों में खेती करते थे और जो भी उगता था उसे सेल करते थे मार्केट में और उससे पैसा कमाते थे जिससे घर चलता था, राइट। तो शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज। तो जो शीला जी हैं, जो घर का सारा काम करती हैं, जो बच्चों की देख रेख करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, उनको कोई पैसा तो मिल नहीं रहा है, राइट। लेकिन उनके पापा जो हैं वो क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं,
ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उनको इनडायरेक्टली पैसे उनके हस्बैंड यानी कि उनके हस्बैंड के थ्रू मिल रहा है, वो जो कमा रहे हैं वो तो इनके ऊपर भी खर्च कर रहे हैं ना। तो वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में एक महिला जो घर पे काम करती है ये नहीं ऐड होता है, ठीक है। गीता मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश। जबकि गीता की जो माँ है वो मछलियाँ बेचती है और पैसे कमाती है, तो वो तो पैसे कमा रही है। सो द वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। जब महिलाएं कोई काम करने लगती हैं जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं तब वो अर्निंग कहलाता है। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। चलो अब यहाँ देख लेते हैं। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल्स टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। मतलब अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसका बेटर यूज हम कैसे करेंगे, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छा फ़ायदा उठा पाते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मार्केट। अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, आप पढ़े लिखे तो आपके पास डिग्री तो है लेकिन आपको काम करना ही नहीं आता, तो ऐसे में भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको अच्छी अर्निंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे भी हो, आपके पास स्किल्स भी है, देन यू कैन ऑल वेरी गुड अर्निंग। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीअग्रे एजुकेशन। मतलब बहुत ही मिनिमल एजुकेशन है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, इनके पास स्किल्स भी बहुत कम है, लो स्किल्स है, राइट। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि महिलाओं को कम पे किया जाता था मैन से। आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, महिलाओं को हर जगह बराबर पे किया जाता है, कहीं कहीं छोड़कर। जैसे कि कोई हार्ड वर्क हो गया तो महिलाएं ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाती हैं कहीं कहीं, तो उनको कम पैसा दिया जाता है। लेकिन अगर वो बराबर का काम करते हैं तो आजकल बराबर का पैसा मिलता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। मतलब महिलाएं जहाँ करती हैं वहाँ जॉब सिक्योरिटी भी बहुत कम होती है। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। महिलाएं जिस सेक्टर में काम करती हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट ना तो रेगुलर होता है, कभी मौसम में मान लो कि कहीं फल तोड़ने का काम करती हैं, तो जब फल उगेगा, फल पकेगा तब ना। खेतों में भी मान लो कभी कभी काम करते हैं, तो खेतों में जोतने का, बोने का या काम करती नहीं है, वो तो बस जाती हैं काटने के लिए। तो काटने के लिए तो जब फल पक जाएगा तभी तो आप काटोगे। तो एक सीजनल वे में लेबर्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। और इसीलिए इनकी सैलरी भी थोड़ी कम होती है। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव, मान लो कोई महिला पेट से है, कोई बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट हैं, या फिर उनकी मैटरनिटी है, उनको पीरियड्स चल रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों मतलब महिलाओं को ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। या फिर सोशल सिक्योरिटीज़ का भी डर होता है कि कहीं कहीं देखा होगा आपने कि इतनी रात को क्या करने गए थे, क्यों गए थे। महिलाओं के साथ ये दिक्कत होती है कि वो ज़्यादा रात को कहीं काम से नहीं आ सकते, उनको अपना सेफ्टी भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विथ द मैन। मतलब जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, जिनके पास अच्छी स्किल है, उनको मेंस जितना ही पे किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। लेकिन महिलाओं को ज़्यादातर टीचिंग और मेडिसिन जैसे कि नर्स वगैरह में और डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी आजकल अच्छे मतलब अट्रैक्ट करते हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज। आजकल तो महिलाएं पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह आने लग गई हैं दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन्स। तो आप मतलब अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो जो अच्छा पे करे, उसके लिए आपको अच्छी स्किल्स भी तो चाहिए। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। देखो, पॉपुलेशन का बहुत मैटर करता है लिटरेसी रेट। अगर एक पॉपुलेशन बहुत अच्छी तरह पढ़ी लिखी है ना,
तो वो बहुत अच्छा पैसा कमाएगी और सोसाइटी को, देश को बहुत अच्छा पैसा रिटर्न करेगी। हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेट्स बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब एक इंसान अगर हेल्दी है तो ये इंडिकेट करता है कि वो कितने साल तक ज़िंदा रहेगा और उतने सालों में वो कितना कमाएगा, कितना स्किल वो सीख लेगा और वो कंट्री को कितना ज़्यादा टैक्स देगा, कितना फ़ायदा कराएगा। दिस क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द। और जब हम ज़्यादा टैक्स देते हैं तो कंट्री का ज़्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है। इसीलिए लिटरेट एंड हेल्दी यानी कि पढ़े लिखे और स्वस्थ पॉपुलेशन को हम संपत्ति कह सकते हैं, एसेट कह सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ देखिए आपकी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन टू 2.7%। मतलब अगर एक देश की जीडीपी 100 रुपये है तो सिर्फ 2 से 3 रुपया ही खर्च होता है एक देश की एजुकेशन पे, ठीक है। और ये कब की बात है? 2017 से 18 के बीच की। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18%। देखो 18% कब था? 1951 में जब देश आज़ाद हुआ था, और आज कितना है? 74%। अब ये लिटरेसी रेट है 2010-11 का, आज से 10 साल पहले का। तो आज के डेट में एटलीस्ट मैं ये मान के चलता हूँ कि 80% तो हुआ ही होगा लिटरेसी रेट, घटा तो नहीं होगा। लिटरेसी रेट तो ग्रो ही कर रही है, राइट। इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन्स ओनली अ राइट, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। मतलब हमें कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी पड़ती हैं ताकि हमारे राइट्स प्रॉपरली हम एन्जॉय कर सकें। However, a vast indifference is noticed across different sections of the population. Literacy among male is nearly 16। अगर मेल की लिटरेसी की बात करें तो वो 16.6% है, और जबकि महिलाओं से, मतलब महिलाएं अगर मान लो कि 40% हैं तो फीमेल 66% एजुकेटेड हैं। आप ये पॉलिसी समझ सकते हो कि 60 अगर मतलब 100 मेल हैं और 100 फीमेल हैं तो सिर्फ 40 महिलाएं पढ़ी हैं और सिर्फ 60 मेल एजुकेटेड हैं। ये रेशियो है, ठीक है। ऐसे ही जो अर्बन इलाके होते हैं, जो मतलब पिछड़ी जाति जगह होती हैं, वहाँ पर इसका लिटरेसी रेट अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 94% है, 94% है केरला में और 62% है बिहार में। तो कितना का डिफरेंस हो गया? सीधे 30% का, ठीक है। तो इतना बड़ा डिफरेंस। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपांडेड टू ओवर 8.41 लाख। इतना लंबा, मतलब धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल का जो सेक्शन है वो बढ़ाया जा रहा है देश में। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपांशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। मतलब स्कूल्स तो खोले जा रहे हैं लेकिन उसकी जो टीचिंग है, उसकी जो टीचिंग क्वालिटी है वो धीरे धीरे लो कर दी जाती है टीचर्स के द्वारा भी। और कभी कभी क्या होता है कि गरीब घर के बच्चों को ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो गरीब घर के बच्चे कभी कभी क्या कहते हैं, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि उनके मान लो मामा घर में कोई एक आदमी बीमार है, पापा ज़्यादा बीमार रहने लगे। तो आपको तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो रिच नहीं है वो हाइजीन के बारे में नहीं जानता है, तो हाइजीन का मतलब नहीं जानने की वजह से उसको बीमारियाँ होंगी। तो जब वो बीमारियों की वजह से उसके मान लो पापा अचानक से बीमार पड़ गए, अब वो काम नहीं कर सकते, तो बच्चे को स्कूल छोड़कर कमाने जाना पड़ता है, राइट। तो ऐसे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कुछ बच्चे अगर नहीं कमाएंगे तो घर चलेगा नहीं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब सर्व शिक्षा अभियान एक सरकार का प्रोग्राम है जिसके थ्रू 6 से 14 ईयर्स तक के सारे बच्चों को फ्री में एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि स्कूली शिक्षा दी जाती है, जिससे कि बच्चों को ड्रॉप आउट ना करना पड़े, पैसे की कमी से तो ना करना पड़े।
It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the state, the local government and the community of achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridges, courses and back to school camp have been initiated to decrease the enrollment in elementary education. मिड डे मील स्कीम, अभी स्कूल में मिड डे मील स्कीम चलता है जिसमें दोपहर को बच्चों को खिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो बच्चों को थोड़ी सी, जो जिनके बच्चों में, जिनके फैमिली घर में अच्छे खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, उन बच्चों को न्यूट्रिशन मिल जाता है, राइट। और बच्चों को एक साथ बैठकर खाने से एक एकता की फीलिंग आती है, एक यूनिटी की फीलिंग आती है, ठीक है, और बच्चों को अच्छा लगता है, ठीक है। तो इन बच्चों में जो न्यूट्रिशंस की कमी होती है उस चीज़ को फुलफिल किया जाता है स्कूल्स में। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में उसके बारे में तो आपको अभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। द 12th प्लान एंडेवर द रेज द कंट्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। एनरोलमेंट का रेशियो का मतलब है कि ज़्यादातर बच्चे क्लास में आए, ठीक है। 18 साल से 23 साल तक के बच्चों की जो मतलब वो है, पहले 25% थी 2017 तक, ठीक है, लेकिन अब वो 30% हो गई है, ये अच्छी बात है। द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, यानी कि ज़्यादातर बच्चों को फ्री में एक्सेस मिल सके, वो स्कूल जा सके, पहुँच। उसके बाद अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि फ्री में बस सर्टिफिकेट दे दिया, आता जाता कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लान की जाती हैं। द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन की तरह चल रहा है। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन, इन सब मतलब फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट धीरे धीरे ध्यान दे रही है, ठीक है। इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो कि मान लो कि 1951 से 51 के टाइम पे कॉलेजेस थे 750, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ थी 30, स्टूडेंट्स हमारे पास 2,63,000 थे और टीचर्स थे 24,000। लेकिन अगर हम 2017-18 की बात करें तो 75 कॉलेजेस से 41,000 कॉलेजेस हो गए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज 333, आज 851। स्टूडेंट्स पहले 2 लाख थे, आज 366 लाख हैं, मतलब अप्रोक्स 37 लाख। तो आप सोच रहे हो टीचर्स कहाँ 24,000 थे और आज कहाँ 13 लाख हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ग्रोथ हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।